युग मुंह बनाते हुए पूछता है, ये काली शक्ति का निशान क्या होता है? कछुआ युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, काली शक्ति का निशान वो निशान होता है जो तब बनता है जब कोई काली शक्ति का यूज करता है। शालिनी तुरंत हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, इसका मतलब ये हुआ कि अभिमन्यु ने काली शक्ति का यूज किया है जिस कारण उसके सीने पर यह घाव आया है। कायर कुछ सोचते हुए कहता है, ये काली शक्ति क्या होती है? कछुआ जवाब देता है, जिस तरह देवताओं की दैवीय शक्ति होती है उसी तरह असुरों, राक्षसों, डायनों, पिशाचों की काली शक्ति होती है जो गलत काम करके हासिल की जाती है। युग अभिमन्यु को घूरते हुए उससे पूछता है, तूने काली शक्ति का यूज कब किया था अभिमन्यु? अभिमन्यु सारे आरोपों को खारिज करते हुए कहता है, मैंने कोई काली शक्ति का यूज नहीं किया। युग पलटकर कुछ पूछता उससे पहले ही शालिनी पूछ बैठती है, अगर काली शक्ति का यूज नहीं किया अभिमन्यु तो तुम्हारी बॉडी पर यह घाव कैसे आया? अभिमन्यु अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, मुझे नहीं पता शालिनी कि यह घाव मेरी बॉडी पर कैसे आया। युग पूछता है, तुझे नहीं पता? ये कैसा जवाब है? अभिमन्यु, तेरे शरीर पर इतना बड़ा घाव है जो कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और इसमें से अजीब सी बू आ रही है और तुझे ही नहीं पता कि यह घाव तुझे कब लगा? अभिमन्यु अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, हाँ मुझे नहीं पता। युग और अभिमन्यु आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी कायर को कुछ याद आता है और वो हड़बड़ाहट के साथ उन दोनों के बीच में बोल पड़ता है, 2 मिनट, कहीं ये वही घाव तो नहीं अभिमन्यु जो 3-4 दिन पहले लगा था कालाझाड़ी जंगल में? अभिमन्यु खामोश ही रहता है। युग तुरंत कायर से पूछता है, तू किस दिन की बात कर रहा है कायर? कायर जवाब देता है, यही कुछ 3 या 4 दिन पहले की बात है। अभिमन्यु सुबह सुबह कहीं से आ रहा था और काफी थका और कमजोर लग रहा था। कपड़ों पर भी मिट्टी लगी हुई थी। इसने जो सफेद शर्ट पहनी थी उस पर खून के कुछ धब्बे थे। जब मैंने पूछा ये कैसे निशान है तो इसने कहा था कि कालाझाड़ी जंगल में गिर गया था, उसी वजह से इसे सीने में लग गई थी। शर्ट की बटनें टूट गई थी जिस वजह से मुझे इसके सीने की चोट दिखाई दे रही थी, पर वो चोट पहले काफी छोटी थी, अब तो ये बहुत बड़ी हो गई है। युग कायर की बात को गौर से सुनते हुए कहता है, 3-4 दिन पहले? 4 दिन पहले तो अमावस्या थी ना? और अभिमन्यु, तू अमावस्या की रात भर गायब था। मैंने तुझे कई कॉल किए थे पर तूने कॉल नहीं उठाया था और फिर तेरा मोबाइल बंद बताने लग गया। इसका मतलब तूने अमावस्या की रात को काली शक्ति का यूज किया था। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, मैंने कोई काली शक्ति का यूज नहीं किया है, समझा तू? युग पलट कर पूछता है, तो फिर तू अमावस्या की रात कहाँ पर गया था? अभिमन्यु खामोश रहता है, कुछ जवाब नहीं देता है। युग अभिमन्यु को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, तेरी खामोशी मेरे सारे सवालों के जवाब दे रही है अभिमन्यु। बता, तूने काली शक्ति का यूज क्यों किया था? अभिमन्यु भी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, मैंने कहा ना युग तुझसे, मैंने कोई काली शक्ति का यूज नहीं किया है, समझा तू? डायना बहुत देर से चुप थी और सारी बातें सुन रही थी, पर अब उससे और चुप नहीं रहा जाता और वो तुरंत युग और अभिमन्यु के बीच में बोल पड़ती है, अभी झूठ बोल रहा है। अभिमन्यु डायना को गुस्से के साथ घूरते हुए कहता है, डायना तुम अपना मुंह बंद रखो, समझी? तुम हमारे बीच में दखल देने की कोशिश मत करो। डायना पलट कर कहती है, नहीं अभी, अब और नहीं, मुझे पता है तुमने किस काली शक्ति का यूज किया था और किस हथियार से। अभिमन्यु डायना को अपनी गुस्से से भरी आंखें दिखाते हुए कहता है, डायना मैंने कहा अपना मुंह बंद रखो। डायना अभिमन्यु से डरती नहीं है, अपनी बात आगे जारी रखती है क्योंकि वो अच्छे से जानती थी उसका ये सब करना बहुत जरूरी था, वरना अभिमन्यु की जान को खतरा था। लेकिन डायना आगे कुछ कहती उससे पहले ही युग पूछ बैठता है, अभिमन्यु ने किस हथियार से काली शक्ति का यूज किया था डायना? डायना तुरंत जवाब देती है, एकास्त्र से। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? एकास्त्र से? पर एकास्त्र से काली शक्ति का यूज कैसे किया जा सकता है? वो तो दैवीय लकड़ियों से बनता है। डायना जवाब देती है, दैवीय लकड़ियों से तो उस हीरे की शक्ति को एक जगह एकत्रित किया जाता है। उसमें मुख्य शक्ति तो हरे हीरे की होती है और भूलो मत, वो हरा हीरा महाडायन का था और महाडायन काली शक्तियों की पुजारिन होती है। कछुआ बीच में बोल पड़ता है, और डायनों को शक्तियां बलियां देकर मिलती हैं, इसलिए वो काली शक्तियों की सबसे बड़ी पुजारिन होती है। कभी कभी तो अपनी साधनाएं पूरी करने के लिए वो अपने बच्चों की बलि भी दे देती है। कछुआ और डायना की बातें सुनकर सब लोग दंग रह गए थे, सिवाय अभिमन्यु के, जैसे उसे ये सब बातें पहले से ही पता हो। डायना अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, ये सब उस एकास्त्र के यूज करने के कारण ही हुआ है। अभी ने एकास्त्र ही यूज किया है। अभिमन्यु पलट कर कहता है, ये डायना झूठ बोल रही है। डायना कहती है, झूठ मैं नहीं तुम बोल रहे हो अभी। अगर तुम लोगों को मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो अभिमन्यु के घाव को देखो, वो किसी चोटी की तरह दिखता है और चोटी का निशान डायनों का प्रतीक होती है।
डायना की ये बात बोलते ही कछुआ तुरंत अभिमन्यु के पास जाता है और उसके निशान को गौर से देखने लग जाता है। कछुआ बड़ी मायूसी के साथ कहता है, डायना सच कह रही है, हर काली शक्ति का अलग निशान होता है और अभिमन्यु के सीने पर चोटी बनी है जो कि डायनो की काली शक्ति का निशान होता है। शालिनी बोलती है, इसका मतलब ये हुआ कि अभिमन्यु ने एकास्त्र का ही यूज किया था, पर कब और क्यों? अभिमन्यु खामोश रहता है। डायना फिर बोल पड़ती है, अभी ने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार एकास्त्र का यूज किया होगा, वरना सिर्फ एक बार से वो इतना गहरा घाव नहीं आता है। अभी एक आम इंसान है, पर उस एकास्त्र में कई काली शक्तियां हैं जिस वजह से एकास्त्र उसको नुकसान पहुंचा रही है। वो काली शक्तियां अभिमन्यु के शरीर में अपनी जगह बना रही हैं। उसके अंदर डायन की शक्ति घुस रही है। उन काली शक्तियों से अभी बुरा इंसान बन सकता है, कुछ भी कर सकता है और किसी की बलि भी दे सकता है। अगर जल्द ही इसका उपाय नहीं किया गया तो अभी की जान को तो खतरा है ही, साथ में उसके आसपास जो भी रहते हैं उनको भी खतरा है। कायर डरते हुए कहता है, क्या कहा? जान को भी खतरा है? डायना हामी भरते हुए कहती है, हाँ कायर, सबकी जान को खतरा है। युग डायना से पूछता है, इन सब चीजों को रोकने का कोई उपाय डायना? डायना जवाब देती है, एक उपाय है युग, यदि अभी उस एकास्त्र को अपने आप से दूर कर दे तो ये सब रोका जा सकता है, अभी बच सकता है, वरना वो एकास्त्र को जितने दिन अपने पास रखेगा उसके अंदर की काली शक्तियां उस पर उतनी ही हावी होती जाएंगी, चाहे अब वो उस एकास्त्र का यूज करे या ना करे। अभी तुम उस हीरे के अंदर की महाडायन की शक्ति को जानते नहीं हो कि वो कितनी खतरनाक होती है। युग डायना की बात से सहमत होते हुए कहता है, डायना ठीक कह रही है अभिमन्यु, तू एकास्त्र को अपने आप से दूर कर दे, किसी को दे दे या फेंक दे उसे। डायना हड़बड़ाहट के साथ कहती है, अभी तुम वो एकास्त्र को मुझे दे दो। अभिमन्यु अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कहता है, तुम्हें दे दूं? पर क्यों डायना, क्या वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा? डायना बड़ी चालाकी के साथ जवाब देती है, नहीं अभी, क्योंकि मैं उसका यूज ही नहीं करूंगी जैसे तुमने किया है, मैं उसे अपने पास बस संभाल कर रखूंगी। अभिमन्यु गुस्से के साथ कहता है, तुमने जो आज किया है ना डायना, अगर मैं मर भी जाऊं ना तब भी मैं तुम्हें वो एकास्त्र नहीं देने वाला, समझी तुम? डायना खामोश हो जाती है। अभिमन्यु अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, ये डायना झूठ बोल रही है युग, इसने जो भी बोला सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। युग कहता है, चल मान लिया अभिमन्यु की डायना की सारी बातें झूठी हैं, पर क्या तू बताएगा फिर ये घाव कैसा है? अभिमन्यु तुरंत कहता है, ये बस किसी चीज का रिएक्शन है और इसकी दवाई ले रहा हूं मैं, और ये जल्द ठीक हो जाएगा। अगर तुझे मेरी बात पर यकीन ना हो तो तू अमोदिता से पूछ ले, उसी ने दवाई दी है इसकी। युग कहता है, चल ठीक है, ये बात भी मान ली तेरी, फिर तू ये बताएगा कि तू अमावस्या वाली रात कहाँ गया था और क्यों? अभिमन्यु हकलाते हुए कहता है, वो मैं। इतना कहकर अभिमन्यु खुद चुप हो जाता है। युग नर्म लहजे के साथ कहता है, बस अभिमन्यु, और कितना झूठ बोलेगा? क्या छुपा रहा है तू हमसे और क्यों? अभिमन्यु कहता है, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ युग। युग कहता है, नहीं तू छुपा रहा है अभिमन्यु, और कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ छुपा रहा है। अभिमन्यु सबका ध्यान भटकाने के लिए अपना चालाक दिमाग दौड़ाते हुए बात को घुमाते हुए कहता है, छुपा मैं नहीं रहा हूँ युग, छुपा तो तेरे अपने रहे हैं तुझसे, तेरे बड़े पापा यानी कि दिलीप अंकल कई बातें छुपा रहे हैं तुझसे। युग चिढ़ते हुए कहता है, अब इसमें बड़े पापा कहाँ से बीच में आ गए? तू बात घुमा मत अभिमन्यु। अभिमन्यु अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, मैं बातें नहीं घुमा रहा हूँ युग, बल्कि सच कह रहा हूँ, तेरे बड़े पापा बहुत कुछ छुपा रहे हैं तुझसे। युग गुस्से के साथ कहता है, देख अभिमन्यु, माना कि मेरे बड़े पापा की और मेरी बनती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तू इस बात का फायदा उठाए। एक तो उन्होंने हमें यहाँ पर रहने दिया और उल्टा तू उन्हें ही दोष दे रहा है। अभिमन्यु तुरंत पलट कर कहता है, युग में कोई फायदा नहीं उठा रहा हूँ, और रही बात यहाँ पर रहने की तो भूल मत, 9 दिन पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो क्या हुआ था? तेरे बड़े पापा तो चाहते ही नहीं थे कि हम यहाँ पर रुके, वो तो तेरी बड़ी मम्मी जानकी आंटी अपनी जिद पर अड़ी रही और उन्होंने किसी तरह उन्हें मना लिया। उनकी वजह से हम इस हवेली में रह पा रहे हैं, तेरे बड़े पापा की वजह से नहीं, समझा? जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है युग खामोश हो जाता है। वो ये बात अच्छे से जानता था कि अभिमन्यु जो भी बोल रहा था एकदम सही बोल रहा था। वो हवेली में जानकी की वजह से रुक पा रहे हैं, दिलीप की नहीं। देखते ही देखते युग की आंखों के सामने वो पल गुजरने लग जाते हैं जब वो 9 दिन पहले अपने दोस्तों के साथ ग्रेवयार्ड कोठी से अपनी जान बचाकर हवेली आया था। रात का वक्त था और हवेली के बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। एक गहरी खामोशी ने हवेली को घेर कर रखा हुआ था। तभी वहां पर एक जिप्सी आकर रुक जाती है। जिप्सी के अंदर ही सब लोग बैठे हुए थे। सब लोग हड़बड़ाहट के साथ जिप्सी से नीचे उतरने लग जाते हैं। अभिमन्यु डायना को अपनी बाहों में पकड़ता है और जिप्सी से नीचे उतरने लग जाता है। जैसे जैसे जो उतरते जा रहा था सीधे हवेली के अंदर घुसते जा रहा था। सब लोग उतर चुके थे सिवाय शालिनी के। वो अभी तक जिप्सी के अंदर ही बैठी हुई थी। युग शालिनी से कहता है,
शालिनी क्या कर रही हो? तुम बैठी क्या हो? उठो जल्दी और अंदर चलो। शालिनी बड़बड़ाती है, माँ। युग जी माँ। युग चिढ़ते हुए कहता है, ये क्या शालिनी, तुमने माँ लगा रखा है, रास्ते भर तुम यही रट लगाती आ रही हो। शालिनी खामोश हो जाती है, पलटकर कुछ नहीं कहती है। युग कहता है, तुम ठीक तो हो न शालिनी? शालिनी फिर कुछ जवाब नहीं देती है। वो खोई हुई लग रही थी, जैसे वो कुछ सोच रही हो। युग अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, अंदर चलो शालिनी। शालिनी युग का हाथ पकड़ती है और उसके साथ अंदर जाने लग जाती है। दिलीप हवेली के अंदर घुसते ही सब लोगों से चिल्लाते हुए पूछता है, वो क्या बला थी? कौन सी बला थी वो? हवेली के अंदर अचानक हलचल होने लग गई थी, जिस कारण सभी की नींद खुल जाती है। दिलीप के सवाल का कोई कुछ जवाब देता उससे पहले ही वहां पर जानकी आ जाती है। जानकी जैसे ही वहां पर आती है, उसकी नजर जब युग पर पड़ती है तो वो युग से पूछती है, युग बेटा, तुम यहाँ इतनी रात को, सब ठीक तो है? जानकी की तबीयत खराब थी, जो कि उसकी आवाज से ही समझ में आ रहा था। दिलीप जानकी से कहता है, तुम क्यों उठ गई जानकी? तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो, मैं तुम्हें सुबह सब बताता हूँ। जानकी घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आज सुबह से ही मेरा जी बहुत मचल रहा था, अब पता चला क्यों। जानकी युग को छूते हुए कहती है, युग बेटा, तुम ठीक तो हो ना? युग बड़े प्यार से जवाब देता है, हाँ बड़ी माँ, मैं ठीक हूँ। युग और जानकी बातें कर ही रहे थे कि वहां पर अमोदिता और रजनी भी आ जाती हैं। अमोदिता इतनी रात में सबको वहां देखकर हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचने लग जाती है, आखिर ये सब चल क्या रहा है? ये सब एक साथ, वो भी यहाँ पर इतनी रात को? रजनी मन में सोचती है, नालायक लड़की, ये दिलीप अपने ही सामने तो उस यक्षिणी को मारने निकला था ना। जरूर ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर कुछ ना कुछ कांड हुआ है, तभी ये लोग यहाँ पर आए हैं। कछुआ स्वादाया था, जिस कारण उसने भी अमोदिता और रजनी के मन की बात सुन ली थी। वो उन दोनों को घूरने लग जाता है, पर कहता कुछ नहीं। वंदना भी वहां पर आ जाती है और पागल का नाटक करते हुए अपनी जुल्फों से खेलने लग जाती है। हवेली में वापस से खामोशी छा जाती है। जानकी रोते हुए कहती है, तुम लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं कि आखिर हुआ क्या है? कोई कुछ नहीं कहता है। जानकी युग से पूछती है, तेरे बड़े पापा तो मुझे कुछ नहीं बताएंगे, तू ही बता, क्या हुआ है युग बेटा? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी